नमस्कार विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप सभी को शुभकामनाएं कि आपके एग्ज़ाम की तिथि घोषित हो चुकी है। और उससे भी बड़ी शुभकामनाएं इस बात की, बधाई इस बात की कि आपके पदों में काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। तो उस संबंध में सभी विद्यार्थियों की एक मांग थी कि आप सर एक बार वीडियो के माध्यम से हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए। तो आज का वीडियो पूर्ण रूप से पटवार भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को समर्पित है। तो आज इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो संशोधित विज्ञप्ति आई है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन आवेदन कर सकता है और कौन आवेदन नहीं कर सकता है। एक तो हम इस पे बात करेंगे आज। दूसरी बात करेंगे परीक्षा की तिथि के ऊपर, और उसके बाद में तीसरी जो बात करेंगे आज वो करेंगे हम हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, इस आगामी पूरी परीक्षा की तैयारी कैसे हमें करनी है। इन तीन चीज़ों पर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना समय खराब किए अपन बात स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ विद्यार्थियों ये कि आपका जो एग्ज़ाम है ये है 23 और 24 अक्टूबर को। ठीक है, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2 दिन दिए हैं। इसका मतलब साफ है कि परीक्षा एक दिन में नहीं होगी, 2 दिन में होगी। मतलब इसका ये हुआ कि आपके 23 को भी पेपर होगा, 24 को भी होगा। मोस्ट प्रोबेबली 4 पारियों में पेपर हो सकता है, 23 की सुबह शाम और 24 की सुबह शाम। मतलब साफ है कि 4 पेपर होंगे टोटल। 23 को सुबह होगा, एक शाम को होगा, एक 24 की सुबह और एक 24 की शाम को। तो टोटल 4 पेपर आपके बनेंगे। और फिर आपको पता ही होगा मेरिट नॉर्मलाइजेशन करेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपके थोड़ा सा किसी कोई पेपर सरल भी होगा, कोई थोड़ा सा हार्ड पेपर होगा, तो थोड़ा सा वो 5-7 नंबर का ऊपर नीचे फर्क पड़ेगा। और हो सकता है अगर वो ये ना भी करे तो वो उनके ऊपर डिपेंड करना। अपने को ये ध्यान रखना है कि अपना पेपर 23 या 24 में से कभी भी हो सकता है। तो आप यूँ मान के चलिए कि अक्टूबर, सितंबर और आपकी अगस्त, ये 3 महीने हमारे पास मोटे तौर पे है। ठीक है, 3 महीने और करीबन 3.5 महीने का टाइम है। 3.5 महीने का एक अच्छा खासा टाइम है। ये 8 जुलाई का ही है, मतलब कल की ही बात है ये। तो एग्ज़ाम डेट होगी कन्फर्म। अब मुझे नहीं लगता है कि इस एग्ज़ाम डेट में आगे कोई परिवर्तन होगा। तो आप ये मान के चलिए कि अपना एग्ज़ाम अब 23 और 24 अक्टूबर को है। लंबे इंतज़ार के बाद में ये अवसर मिला है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, अच्छा इसमें एक चीज़ और, अब 23 अक्टूबर को है, रीट का एग्ज़ाम आपके सितंबर में है तो 26 सितंबर को। ऐसी स्थिति में अगर आप कोई विद्यार्थी रीट और पटवार दोनों की कर रहे हैं तो मेरी सलाह यही है कि इन दोनों में से कोई एक ही कीजिए। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों में अगर अभी फंस गए तो डेफिनेटली दोनों में भी बाहर हो सकते हो। तो ध्यान रखना, अभी आप अगर पटवार की कर रहे हो तो पटवार की करना, रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट की ही करना। दोनों को आप एक साथ लेके, अब गलती मत करना, अभी हमारे पास बहुत कम समय है कि हम दोनों की तैयारी एक साथ लेके नहीं चल सकते। अब बात यह है कि अब आपके पहले जो पद थे वो बढ़ा के इन्होंने 5378 पद कर दिए। मतलब आप समझ सकते हो कि करीबन 5500 पदों को इन्होंने आपके लिए रखा है। तो 5378 पद, आप यूँ मान के चलिए ये बहुत बड़ी संख्या होती है पटवार जैसी भर्ती परीक्षाओं में। और फिर आपको पता है कि जो EWS के विद्यार्थी थे उनको इन्होंने बॉयज़ को 5 साल की और गर्ल्स को 10 वर्ष की छूट दी है। और अब आगे देखिए, ये पदों का विवरण है। ठीक है, आप देख सकते हो, PDF में डाल दूंगा वहाँ पे। ये विज्ञप्ति है और इस विज्ञप्ति में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है। पहली चीज़ ये कि अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया पटवार का तो आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हैं तो आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, पहले अगर आपने फॉर्म भरा था और उसमें कोई त्रुटि थी, ठीक है, कोई गलती रह गई थी, आपने संशोधित नहीं करी, तो अभी आप उस त्रुटि को सुधार सकते हैं, उसमें अपनी श्रेणी सुधार सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वांछित सुधार किया जा सकता है आप वापस आवेदन करके, और उसको एडिट करने की सुविधा है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा है। मतलब आपने कोई भी अगर गलती करी है उसमें तो आप उस आवेदन को संशोधित कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई गलती नहीं की और आराम से फॉर्म भर दिया है तो आपको वापस फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अभी अगर आप पहले आपने फॉर्म नहीं भरा था, उस समय आप योग्य नहीं थे, चाहे आपकी उम्र कम थी या आपकी एजुकेशन नहीं थी, तो अभी आप वापस भर सकते हो। जितने भी BA फाइनल ईयर में वगैरह में अपीयरिंग स्टूडेंट है जो अभी आए हैं फाइनल ईयर में, वो सारे भरे, अब वो सारे योग्य हो अभी। जैसे सेकेंड ईयर में जब आप प्रमोट हो गए हो
तो आप लास्ट डेट तक फॉर्म डाल देना। सेकेंड ईयर से जो भी बच्चे फाइनल ईयर में आए हैं वो सारे ये पटवार का फॉर्म भर सकते हैं, वो सारे एलिजिबल हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, तो इसके बाद में अच्छा एक चीज़ और, इसमें सभी अभ्यर्थियों को मौका मिला, ईडब्ल्यूएस वाले ही नहीं, बाकी सारे कैंडिडेट, सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का मौका दिया गया है और आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। जो कोई एलिजिबल हुआ है सारे बच्चे फॉर्म है वो डाल सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। लास्ट डेट क्या है? 15 जुलाई से फॉर्म शुरू होंगे और आपके 29 जुलाई की रात तक आपके ये फॉर्म है वो भरे जाएंगे और आगे फिर इसके बाद में भी 7 दिन की छूट और भी दी जाएगी, जिसमें आप इसमें कोई और संशोधित त्रुटि रहती तो उसको संशोधित कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, 5 अगस्त तक, मतलब 30 से 5 तक फॉर्म नया नहीं भरा जाएगा, लेकिन अगर कोई फॉर्म में त्रुटि रही है, कोई गलती रह गई, उसको संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे और भी ध्यान रखना, आपके नाम में संशोधन नहीं होगा, पिता के नाम में संशोधन नहीं होगा, माता के नाम में और पद नाम में, ये 4 चीजें ऐसी है जो एडिट नहीं होगी। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, फॉर्म भरते वक्त इन 4 चीजों में गलती मत करना। अगर इन 4 चीजों में गलती कर ली तो फिर उसका कोई इलाज आगे नहीं होगा, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये सारी बातें हो गई। अब बात आती है मेन पॉइंट के ऊपर कि पटवार भर्ती परीक्षा का जो कैसा सिलेबस है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें तैयार करनी है। सबसे पहले इस फॉर्मेट के ऊपर आते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी महीनों से चल रहा है कि ये सिलेबस है, ये एग्ज़ाम है, इस समय करवाया जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पहले इसको अपन समझते हैं। तो देखो, इस पूरा पेपर जो है ये है 300 अंकों का। कितने अंक का है? 300 अंक का पेपर है और 300 अंक का पेपर है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 प्रश्न आएंगे। तो एक प्रश्न 2 अंकों का होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 150 सवाल आपके पेपर में आएंगे। सारे के सारे प्रश्न जो होंगे वो कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, मल्टी चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। मतलब क्या होगा? एक प्रश्न होगा, 4 उसके ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक करना है, ठीक है। और इसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 150 सवाल है तो 3 सवाल गलत करते 1 सवाल आपका उड़ जाएगा, सही सवाल उड़ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और आपके यूं कहिए कि ये 300 सवाल है, सॉरी नंबर है, और टोटल 150 सवाल है। अब बात ये आती है कि 150 सवाल में से किस भाग के कितने सवाल आएंगे। तो देखिए, कंप्यूटर के आएंगे 15 प्रश्न जो 30 अंकों के होंगे। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और गणित, इनके आएंगे आपके 45 प्रश्न, 45 प्रश्न जो 90 अंक के हैं। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश के 22 प्रश्न आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 11 सवाल, ठीक है। और आपके राजस्थान जीके के आएंगे 30 सवाल, जिसमें राजस्थान की भूगोल भी होगी, राजस्थान का इतिहास भी होगा, राजस्थान की संस्कृति भी होगी, राजस्थान की पॉलिटी भी होगी। 30 सवाल है और ये टोटल पार्ट कितने हो गए? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, 3 पार्ट हो गए इसके। मतलब आप ये मान के चलिए 3 क्या 4 पार्ट हो गए। तो आप ये मान के चलिए कि हर पार्ट से करीबन करीबन आपके 6 से 7 सवाल बनेंगे। मतलब 6-7 सवाल राजस्थान ज्योग्राफी के, 6-7 सवाल जो है वो हिस्ट्री के, 6-7 कल्चर के, मतलब 12-13 कल्चर हिस्ट्री के आ जाएंगे। और राजस्थान की पॉलिटी से भी 6-7 सवाल हो जाएंगे। तो 4 भाग होंगे तो ये 28-30 सवाल है वो बन जाएंगे। हिंदी इंग्लिश में अगर करें तो 11 सवाल बन रहे हैं, 11 हिंदी के, 11 इंग्लिश के, 22 सवाल हो गए टोटल। अगर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल इफिशियंसी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, देखो रीजनिंग में क्या होता है? रीजनिंग के अंदर आपके वो सारे तार्किकता आती है कि जैसे इतने घोड़े, इतने गधे हैं, कौन क्या देखता हुआ आता है ना, जो आपने पढ़े होंगे सारे। तो वो तार्किक ज्ञान और आपकी मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरिकल। तो आप यूं मान के चलिए कि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के करीबन 20 सवाल बनते हैं और 10-1 सवाल करीबन आपके 10-15 सवाल मैथ्स के बन जाएंगे। तो ये मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और इसमें तो 20-1 सवाल रीजनिंग, मैथ, मेंटल एबिलिटी के और करीबन 10-15 सवाल आप मान के चलिए गणित के आ जाएंगे। फिर सबसे बड़ा भाग है आपके इंडियन जीके का। इंडियन जीके में टोटल 38 सवाल आने, 38 प्रश्न आने वाले। 38 प्रश्न जो है उसमें से देखिए साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी, राजस्थान का भूगोल है और आपके सामान्य ज्ञान पूरा ही है, करंट अफेयर भी है। तो कितने पोर्शन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाग है और 38 सवाल है। इसका मतलब साफ है कि हर भाग से करीबन करीबन आपके 6 सवाल बनते हैं, ठीक है, हर भाग से। मतलब विज्ञान से भी 6 आएंगे, भारत की इतिहास से 6 प्रश्न आएंगे, भारत की राज्य व्यवस्था से भी 6 प्रश्न बन रहे हैं, ज्योग्राफी से भी 6 सवाल बन रहे हैं, करंट अफेयर जो है समसामयिक, उसके भी 5 से 6 सवाल बन रहे हैं।
ठीक है, ये तो होगी बातें इस पेपर में कितने से कितने कितने सवाल आएंगे। अब मैं आगे एक एक पॉइंट की बात करता हूँ। अब जो करंट अफेयर है ये आप 1 साल का तैयार कर लेना, ठीक है। करंट अफेयर आप कर लेना करीबन फरवरी 2020 से शुरू करना, और आप इस करंट को लेके आ जाना अगस्त तक, लेके आ जाना अगस्त 21 तक, ठीक है। तो करंट के अगर मान लेते हैं कि 6 सवाल आते हैं, तो इस पोर्शन में से करीबन आपके 5 सवाल तो यहीं से आ जाएंगे, 1-2 सवाल भले आप देख लो। अब देखिए इसमें से आपको सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर देना है ताकि आपके नंबर बहुत अच्छे आए, ठीक है। 150 में से सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो है आपकी रीजनिंग मैथमेटिक्स का, 45 सवाल आते हैं यहाँ पे। मेरा ये मानना है कि मैं आपके अब क्या कर रहा हूँ, ये नंबर लगा रहा हूँ इसके आगे, फिर आपको ध्यान रखना 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5 भाग है टोटल, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा जोर देना चौथे भाग के ऊपर, जो कि मेंटल व रीजनिंग का भाग है। तो मेंटल रीजनिंग गणित में भी आप देखो बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी है। मतलब क्या हुआ, इसमें केवल अंक गणित के औसत वगैरह जो है ना, चक्रवर्ती ब्याज वगैरह, संख्या पद्धति वगैरह, जो स्टार्टिंग के जो अपन RS अग्रवाल में देखते हैं, आगे के 5-6 जो प्रश्नावलियां हैं, ठीक है, अमनुपात समानुपात वगैरह, तो ये इसमें सबसे ज्यादा ये है 45 नंबर के प्रश्न आएंगे और 90 अंकों के हैं। तो आप प्रयास ये करो कि डेली आप कम से कम 1-2 घंटे गणित तो करो ही करो, कम से कम 2 घंटे गणित को अगर करो आप। क्यों? क्योंकि इसमें 90 अंक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जोर आप इस मैथ रीजनिंग पे दो। अब कई विद्यार्थी ऐसे जो कह रहे हैं कि सर हमें मैथ रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती। मैथ रीजनिंग नहीं आती है तो बहुत टेढ़ा काम है थोड़ा सा, क्योंकि आप मैथ रीजनिंग नहीं आ रही तो आप सीधे 45 सवाल, मतलब पीछे 105 सवाल ही बचेंगे आपके लिए। तो और आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो इस 45 में से 40 प्लस करके आएंगे, तो ऐसे स्टूडेंट आपसे बहुत लीड ले लेंगे, पहली चीज। दूसरी बात आपको कहाँ ध्यान रखना है, फिर आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर के ऊपर। यहाँ से भी 15 सवाल आते हैं, ठीक है। इसको भी आप करीबन कम से कम दिन में 1 घंटा तो दो ही दो, ठीक है। तो आप, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो 4 नंबर और 5 नंबर का जो पोर्शन है, इस पोर्शन को डेली आप 3 घंटे दे दो। मेरा ये मानना है कि मॉर्निंग में दे दो या रात को दे दो, सोते वक्त। रात को जब सोते उस समय आप कम से कम 3 घंटे ये कंप्यूटर रीजनिंग मैथ को मिला लो। 3 से ज्यादा भी दे सकते हो, पर मिनिमम इतना जरूर देना। ये आपके देखो 60 प्रश्न कवर कर रहा है 150 में से, ठीक है। 150 में से 60। और मजे की बात यह है कि ये 4 और 5 नंबर भाग जो है, ये ऐसे भाग है जहां पे हम बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। और यहां अगर हम पिछड़ गए तो फिर आप मान के चलिए कि अपने से कई बच्चे ज्यादा लीड ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात इसकी, चौथे और 5वें नंबर की। इसको डेली देखिए। अब आप कहोगे कौन सी किताब से देखें, तो अब आप आज तो तैयारी शुरू कर नहीं रहे, आप कई समय से चले आ रहे होंगे। आपने जो कोई किताब पढ़ी वही पढ़ी। अभी मैं नई किताब नहीं बता रहा। अगर आपने गणित के लिए जैसे किसी ने मथुरिया पढ़ी है, किसी ने RS अग्रवाल पढ़ी है, किसी ने कोई M टायरा पढ़ी है, हर किसी ने अलग अलग किताब पढ़ी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फंडे समझ लीजिए। प्रश्न आपके कोई किताब से तो आते नहीं है, प्रश्न आता है आपके कंसेप्ट से। तो आप जो किताब गणित रीजनिंग में पढ़ चुके हैं, RS शेखावत वगैरह, वो उसी किताब को आप डेली थोड़ा सा 15-20 प्रश्न अभ्यास कर लीजिए। कंप्यूटर की बात है तो कंप्यूटर में किसी ने RS CIT की किताब पढ़ी, किसी ने लूसेंट की किताब पढ़ी, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना। जो भी आपको किताब आपने पढ़ी आपके पास अवेलेबल है, उसको बढ़िया तरीके से देखिए। मार्केट में बहुत सारी किताब लाने से आपको नुकसान नहीं है, कोई एक आधी किताब ले लो और उसको देख लो। अब बात आती है चौथा और 5वां, सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी में रखना है। उसके बाद आपको कौन सी प्रायोरिटी लानी है, उसके बाद आप आ जाओ सीधा राजस्थान जीके के ऊपर, ठीक है। राजस्थान जीके का जो पोर्शन है, इसको आप डेली कम से कम 2-3 घंटे रिवीजन पढ़ो ही पढ़ो। और मेरा ये मानना है कि ये जो 30 प्रश्न है, अगर हम इस 30 प्रश्नों को ढंग से करते, राजस्थान जीके क्या हम काफी फेमिलियर है, उससे काफी परिचित है। राजस्थान इतिहास, संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी वगैरह, भूगोल वगैरह, तो इससे क्या हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इस 30 में से आराम से हम 20-25 सवाल कर सकते हैं। तो डेली आप कम से कम 2-3 घंटे इसको दीजिए, राजस्थान जीके को दीजिए। आप भले ये दिन में दे सकते हैं, शाम के समय भी राजस्थान जीके को पढ़ सकते हैं। तो इस 2-3 घंटे से आपकी 30 प्रश्न अच्छे हो जाएंगे। तो ये 90 नंबर का मटेरियल जो है, इसके ऊपर तो आप प्रॉपर ध्यान दीजिए। इस 90 से आपको अधिक से अधिक अंक आने चाहिए। अब आप कहोगे कि राजस्थान जीके के लिए सर क्या पढ़े। अब राजस्थान जीके के लिए अगर आपने पेनोरमा पढ़ी है, वो बहुत बढ़िया किताब है, उसको वापस पढ़ लीजिए। अगर आपने कहीं लक्ष्य गाइड पढ़ी है तो वो भी बढ़िया अच्छी किताब है। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं तो उसको भी रिविजन कर सकते हो। किसी के नोट से अपने खुद के बने हुए तो वो भी पढ़ सकते हो। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप नई किताब ना लाए, ये जो भी किताब है सारी बढ़िया किताब है, इनको अच्छे से आप बढ़िया तैयार कर लीजिए। तो अब आप देखिए,
ये आपकी पढ़ाई होगी 5-6 घंटे की पढ़ाई होगी। और मेरा ये मानना है कि दिन में आप 11-12-1 बजे के बाद ये पूरा का पूरा पोर्शन देख लो, शाम के समय और रात के समय। ये तो 3 भाग हो गए, ठीक है, 2, 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर। फिर आता है आपके 1 और 3 नंबर, ठीक है, मॉर्निंग में। अब देखिए उसके बाद आपको ध्यान देना है 1 नंबर पे। 1 नंबर पे क्या है, इंडियन जीके वगैरह। हालांकि इसमें सवाल तो खूब है, लेकिन पोर्शन इतना ज़्यादा है कि हम इसको बहुत अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि मॉर्निंग में उठ के आपको कम से कम 2-3 घंटे आपको कम से कम मॉर्निंग का समय जो होता है वो आपको इस पोर्शन को दे देना चाहिए। इस पोर्शन में भी आप क्या क्या चीज़ें ध्यान दो, सबसे ज़्यादा वो आप ध्यान दो। देखो विज्ञान आप बढ़िया कर लो, विज्ञान को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अपन विज्ञान को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा समसामयिक भाग को बढ़िया कर लो, ठीक है, समसामयिक भाग को बढ़िया कर लो। इसके अलावा आप जो है वो राजस्व भारत का भूगोल कर लो। और ठीक है, अब आप करो क्या, पहले विज्ञान पढ़ लो, विज्ञान पूरा होता है, उसके बाद में आप ज्योग्राफी पूरी कर लो, ठीक है। ज्योग्राफी भारत का भूगोल 5-7 टॉपिक स्टार्टिंग के कर लो। कौन कौन से करने मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भारत और राजस्थान दोनों के भूगोल में आपको कौन से टॉपिक करने मैं आपको आगे टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है। तो भूगोल के ऊपर ध्यान दे दो और फिर पॉलिटी पे दे दो, ठीक है, राज व्यवस्था पे। और भी टाइम बचता है, इतिहास को सबसे ज्यादा इग्नोर करो, ठीक है। हालांकि मैं खुद इतिहास का विद्यार्थी हूँ, लेकिन आपको कहूंगा इग्नोर करने को। क्यों कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा भाग है और यहाँ से प्रश्न 6-7 ही आएंगे, लेकिन जितना समय इतिहास खाएगा उतना बाकी कोई पोर्शन नहीं खाएगा, ठीक है। फिर भी अगर पढ़ना चाहते हो तो आधुनिक भारत फिर भी पढ़ सकते हो आप। बाकी मिडाइवल भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन तो वास्तव में छोड़ देना आप, क्योंकि पूरे उससे 1-2 सवाल आएंगे जिसके कारण आप परेशान हो जाओगे। ज्यादा से ज्यादा आधुनिक भारत आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार डेली अगर आप 2-3-4 घंटे इसको देते हो मॉर्निंग सेशन में, तो जैसे जैसे आप विज्ञान पूरा हो जाता है फिर आप ज्योग्राफी, तो इस प्रकार से एक एक सब्जेक्ट लेके उसको आप आराम से पूरा कर लो। राजस्थान जीके में भी ऐसे ऐसे एक एक सब्जेक्ट लेना और एक एक सब्जेक्ट पढ़ते जाना, और इनमें तो ठीक है। और सबसे लास्ट आता है आपके ये 3 नंबर, ठीक है, जिसमें है भाषा। भाषा में मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिसकी इंग्लिश कमजोर है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि विद्यार्थियों, भाषा को आप 2 महीने में तैयार नहीं कर सकते। जिसकी अच्छी है उसकी अच्छी रहेगी, जिसकी अच्छी नहीं है, जिसकी कमजोर है ऑलरेडी, उसको आप 2 महीने में ठीक नहीं कर सकते। तो इसमें से एक हिंदी तो ऑलमोस्ट सभी की अच्छी होगी। तो मेरा ये मानना है कि हिंदी को आप ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो। और हिंदी में भी आप बहुत बड़ी किताबें ना देखें, 9 से 12 तक की जो हमारी व्याकरण भाषा आती है उसको पढ़ लो। और जनरल इंग्लिश जो है, इसके सामान्य ग्रामर के रूल्स जो है वो आप थोड़े थोड़े ग्रामर व्याकरण के जो रूल्स है वो बढ़िया देख लोगे तो निश्चित रूप से इस इंग्लिश ग्रामर में भी आपके 5-7 सवाल हो जाते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। तो अभी देखो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस हिसाब से अगर आप चलते हो तो देखिए बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो चौथे नंबर को प्रायोरिटी पे रखो, 5वें नंबर को सेकंड प्रायोरिटी पे, और दूसरे नंबर को थर्ड प्रायोरिटी पे। और शाम दोपहर के बाद ये तीनों देख लो, और दोपहर से पहले ये देखने का प्रयास करो, ठीक है। अब आप कहोगे सर फिर हम मोबाइल कब देखेंगे, फिर आप कहोगे सर हम यूट्यूब वो वीडियो वगैरह कब देखेंगे, हम टेलीग्राम कब देखेंगे, हम व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कब, हम तो बर्बाद हो जाएंगे अगर वो सब नहीं देखेंगे। तो भैया ऐसी बात है, अगर वो देखोगे तो ये देख नहीं पाओगे, अगर ये देखोगे तो वो देख नहीं पाओगे। मैं बहुत कड़ा शब्दों में बता रहा हूँ, अगर आपको पास होना है तो पहली चीज़ तो ये मोबाइल बंद कर देना, ठीक है। कोई कभी कभार आके कोई टॉपिक वगैरह देखना हो, समझना हो तो देख लो। बाकी ये यूट्यूब वगैरह, सॉरी जो टेलीग्राम वगैरह है उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको उड़ाओ, और पूरा ध्यान आप है वो अपनी किताबों पे वगैरह पे दीजिए। और जितने भी टेस्ट सीरीज वगैरह अगर कहीं है तो उसके बारे में आगे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ करना, और अगर आप ये कर पाते हो आगे 2-3 महीने, तो मुझे नहीं लगता कि आप है वो फेल होंगे, बड़े आराम से पास हो जाओगे। ऐसा करने वाले बहुत कम स्टूडेंट ही है। तो ये साय काल में तो ये कर लो, और प्रातः काल में ये किया जा सकता है। देखो मैं जितना आसानी से बता रहा हूँ इतना आसान ये करना है नहीं, ठीक है ना। फिर भी जो कर पाएंगे वो डेफिनेटली इस मामले में पीछे नहीं रहेंगे। तो मैंने बता दिया किसके ऊपर पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किसके ऊपर जोर देना है, ठीक है। आगे देखिए, ये हिंदी के ये कुछ सिलेबस है
जिसमें मैं बता देता हूँ कौन से सिलेबस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हिंदी आप अपने हिसाब से देख लेना, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, और मैं तो यही कहूँगा कि हिंदी पूरी देख लेना बढ़िया, जिसमें आपके सारे सवाल सही हो जाए। और इंग्लिश का पोर्शन शायद इन्होंने भी शामिल नहीं किया है। इंग्लिश में आप जो है, इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको ये एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेस ये तो आपसे होंगे नहीं अभी, तो अगर आपको ये नहीं आ रहे तो ये तो छोड़ दो। और अनसीन पैसेजेस तो वैसे ही होंगे नहीं, आप वो कर लोगे आप वैसे भी। और जो ये कॉमन एरर है, तो सामान्य ग्रामर के रूल्स पढ़ लेना, तो यहाँ से जरूर 3-4 सवाल सही हो सकते हैं। ठीक है, मेंटल रीजनिंग आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी की पूरी मेंटल रीजनिंग ही है, और करीबन आपके यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। और ये प्रश्न गणित के हैं, तो गणित आपके यूं मान के चलिए जिस हिसाब से लग रहा है टॉपिक, उस हिसाब से 10 से 12 सवाल इस गणित के बन रहे हैं, इससे ज़्यादा बनेंगे नहीं। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक है इस रीजनिंग मैथ के, और 6 टॉपिक है इसके, तो 12-15 सवाल मान के चलो। इसको आप बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक को रेडी कर लेना, यूएस शेखावत से प्रैक्टिस कर लेना, इसकी आरएस अग्रवाल से कर लेना, दूसरा कोई टॉपिक पढ़ा तो उससे देख सकते हो। कंप्यूटर का पूरा सिस्टम दे रखा है, किसी दोस्त से समझ लेना, यूट्यूब वीडियो से भी आप समझ सकते हो, इसको बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी इसकी बात। हिंदी में भी आप ये सब, ये मुहावरे लोगों के वैसे ही पढ़े हुए आपके, ये छोड़ सकते हो अंग्रेजी वाले शब्द, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप इसको पूरा पढ़ पाओ। ठीक है, अब मैं अगर इसकी आगे बात करूं इस पोर्शन में मेन, तो अब देखिए भारत के भूगोल की विशेषता ये, अब इसमें आपको क्या करना है, भारत और राजस्थान के भूगोल दोनों में इनका एक तो भौतिक विभाजन देख लेना, इनका भौतिक विभाजन देख लेना बढ़िया तरीके से। ठीक है, दूसरा अगर इनकी आप मानसून देख सकते हो तो इनका मानसून देख लेना, इसके अलावा इनके खनिज देख लेना, और आपके साथ साथ में अगर आप देख सकते हो तो अपवाह तंत्र और मिट्टियाँ, मृदा, ये 4 टॉपिक आप भारत के भूगोल के और जो राजस्थान का ज्योग्राफी है इसमें देख लेना। ठीक है, और पॉलिटी में कंप्लीट दे रखा है, तो अगर आप 12वीं क्लास की पॉलिटी देख लेते हो राजस्थान बोर्ड की, तो उसमें ये सारे चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। और जहाँ तक इतिहास की बात है, कोशिश यही करो कि आपके प्लासी के युद्ध से लेकर और आप स्वतंत्रता तक का इतिहास देख लो, उससे पहले का देखना ही नहीं आपको। ठीक है, इस पोर्शन में ये हो जाएगा। समसामयिक घटना का मैंने बता दिया कि फरवरी मार्च 2020 से लेकर ये देखो राष्ट्रीय घटना आएगी, जितना भी करंट आएगा नेशनल करंट आएगा, राजस्थान का करंट अफेयर नहीं आएगा, ना आपके इंटरनेशनल आएगा, भारत की घटना ही आएगी। तो ये आप 12 महीने की क्रोनोलॉजी वगैरह लाके पूरी पढ़ लो। ठीक है, विज्ञान है तो बेसिक विज्ञान पूरी है, आप लूसेंट वगैरह से कहीं से भी 10वीं तक की किताबें भी पढ़ सकते हो, तो उससे आप ये कर सकते हो। और राजस्थान का तो क्या है, उन्होंने कंप्लीट टॉपिक वार दे दिया तो दिक्कत है नहीं। ठीक है, राजस्थान में बिल्कुल टॉपिक टू द पॉइंट दिया हुआ, आप एक एक पॉइंट बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो। तो देखो कौन कौन से टॉपिक देखने थे, कौन कौन से टॉपिक छोड़ने थे, किसमें क्या देखना था, ये हमने बात कर ली यहाँ पे। ठीक है, ये पोर्शन है। तो अगर आप इस हिसाब से चलते हो तो बहुत एक साथ में आप, मैंने कहा पूरे दिन में आप सारे सब्जेक्ट भी ले सारे भाग 500 भाग एक साथ लेके चल सकते हो, और परीक्षा के टाइम 500 भाग एक साथ लेके चलना भी चाहिए। ठीक है, और कुछ बातें, अब अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी रणनीति में हम क्या क्या ध्यान रखना है, ये कुछ बातें मैं बता देता हूँ। अगर आपको ठीक लगती है तो उसका पालन कर लेना, ठीक नहीं लगती है तो छोड़ देना। पहली चीज आप YouTube जो है इसमें आप सेलेक्टिव स्टडी करो। सेलेक्टिव का क्या मतलब है, सेलेक्टिव का मतलब ये है कि जो टॉपिक जैसे कंप्यूटर वगैरह का कोई समझ में नहीं आता है तो वो देख लो, बाकी बहुत कम यूज करो, बहुत ज्यादा यूज ना करें। प्लस आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, चाहे वो टेलीग्राम हो, ठीक है ना, चाहे वो आपके व्हाट्सएप हो, ठीक है, ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है इनको अभी आप हटा दीजिए, क्योंकि ये आपका समय खराब करेंगे। फालतू के प्रश्न देख के आपका मन भ्रमित होगा, इससे ज़्यादा आपको कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है यहाँ पे। तो अभी कम से कम आप इस अक्टूबर की डेट तक आप इससे दूर रहें। इसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट सीरीज देते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप सप्ताह में एक टेस्ट देते रहिए, और टेस्ट के अनुसार भले तैयारी मत करो, लेकिन टेस्ट थोड़ा थोड़ा देते रहो। अगर आपको लगता है कि मैंने एक बार भी कोर्स नहीं पढ़ा है तो आप टेस्ट ना दे तो ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप कम से कम एक बार कोर्स करने के बाद ही टेस्ट दोगे तो ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो टेस्ट देते रहना, वो भी कब, जब आपका कम से कम एक बार सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अभ्यास प्रश्न, अगर कोई अभ्यास प्रश्न आप पुराने लेके आते हो किसी भी गाइड वगैरह के,
तो आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते हो साथ साथ में अभ्यास भी कर सकते हो। ये डेली नियमित रूप से चलने दो। जैसे आपने मान लो कि कंप्यूटर के 2 टॉपिक पढ़े तो उसके पीछे उसका अभ्यास कर लिया। तो कंप्यूटर है, गणित है, हिंदी है, ये ऐसे पोर्शन है जिनके अभ्यास बहुत जरूरी विद्यार्थियों। मैं आपको और स्पष्ट बता दूं, ये जो तीनों भाग है इनमें से इन दोनों का अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके इस तीसरे भाग का भी अभ्यास ज़रूरी है। तो इन तीनों भाग का डेली अभ्यास करते रहना विद्यार्थियों, ये आपकी सफलता का मेन आधार बनेगा। ठीक है, अभ्यास कैसे करना है तो ये रेगुलर करते रहना। टेस्ट सिलेबस 1-2 बार पूरा होने के बाद ही देना। सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, यूट्यूब वगैरह से या वो सेलेक्टिव स्टडी करो। इसके अलावा अभी आप कोई ऑनलाइन बैच वगैरह ज्वाइन ना करना। ठीक है, ऑनलाइन बैच वगैरह अभी आप मत लेना, क्योंकि अभी आप वीडियो नहीं देख पाओगे और वीडियो देखने का फायदा तभी होगा जब वीडियो से अपन नोट्स बनाते हैं। अगर अपन अभी नोट्स बनाएंगे तो हमारा टाइम नोट्स बनाने में चला जाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो विद्यार्थियों अभी आप नोट्स भी ना बनाएं, तो ना नोट्स बनाए ना ऑनलाइन एजुकेशन ले, मतलब ये एप्लीकेशन पे कोर्स वगैरह पुराने अगर है पढ़ा हुआ है, देख लिया, नोट्स बना दिए तो उसको आप रिवीजन बढ़िया कर सकते हो, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आप ऐसे नए नोट्स ना बनाएं। इसके अलावा नई सामग्री ना लें, पुरानी जो सामग्री है उस सामग्री का बढ़िया तरीके से रिवीजन करें और सिलेबस को मैंने बताया उस हिसाब से आप अपने आप को रेडी कर लीजिए कि मुझे इस पोर्शन को बहुत अच्छे से करना है। अगर एक आधा भाग कमज़ोर भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी दूसरे भाग को मजबूत कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे रीजनिंग तो बहुत आती, केवल गणित ही नहीं आती, बाकी सारा मेरे तैयार है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गणित के 10-15% नहीं भी आएंगे तो आप दूसरा पोर्शन बढ़िया कर लोगे तो ऑलमोस्ट आप पहुँच जाओगे। ठीक है ना, किसी की इंग्लिश कमज़ोर है विद्यार्थियों, सारा पोर्शन किसी के मजबूत नहीं होता, हर पोर्शन में कहीं ना कहीं कमी अवश्य रहती है। ठीक है, तो ये नई सामग्री से थोड़ा सा बचिए। इसके अलावा जो भी आपके यूं कहिए कि ये ऐसे वीडियोज आते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, कट ऑफ कितनी रहेगी, ऐसे भड़काऊ थंबनेल वाले, इनसे बचिए थोड़ा सा। कोई कंटेंट अच्छा होता है तो देख लीजिए, बाकी मत देखिए, बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी ध्यान रखने वाली। कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके कमरे में या घर में पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है तो आप कोई भी लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर लीजिए और 2-3 महीने के लिए भूमिगत हो जाइए, तो आपकी पढ़ाई और बढ़िया हो जाएगी। अगर रूम में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो लाइब्रेरी जरूरत नहीं है, रूम में पढ़ाई नहीं हो रही है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए और 8-10-12 घंटे अच्छे से निकालिए, ढंग से निकालिए। तो पहले कोशिश ये करो कि कम से कम आप अपना कोर्स जो है वो 2 से 3 बार 4 बार है वो पूरा करो। भले मत याद हो लेकिन कोर्स इतना करना जरूर, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होगी। आगे की 3-3.5 महीने अगर ये रणनीति रखते हो तो आपको डेफिनेटली सफलता प्राप्त होगी, मैं मान के चल रहा हूँ। ये चीज़ अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, इसको आप गौर से सुनना। एक बार वीडियो समझ में ना आए तो दूसरी बार और सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अग्रिम शुभकामनाएं आपको पटवार के एग्जाम की। अच्छे से पेपर जो है अपने पेपर की तैयारी करना। बाद में अपन और मिलेंगे और बात करेंगे कि पेपर को एग्जाम हॉल में अटेंड कैसे करना, ये अपन बाद में बात करेंगे। अभी आप इसको बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होंगी।